Hello friends, today we are going to study about our next lecture which is important works of Anglo-Norman period। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के 3 पार्ट्स कर लिए हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का 4th पार्ट है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे विच इज एज ऑफ चौसर। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट वर्क्स देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट इज जोफ्री ऑफ मैनमथ। ये इस एज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए हैं। इन्होंने वर्क लिखा है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया। इन्होंने ये वर्क लैटिन लैंग्वेज में लिखा है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में 3 साइकिल्स की बात की थी ना कि मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ फ्रांस एंड मैटर ऑफ रोम, तो जो ये वाला जो वर्क है ये मैटर ऑफ ब्रिटेन के अंदर आता है क्योंकि ये ब्रिटेन की हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है। एक्चुअली क्या था, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ब्रिटेन का कैसे शुरू हुआ। जब 450 AD में एंग्लो सैक्सन्स ने ब्रिटेन में इन्वेड किया था, उससे कुछ लगभग 2000 ईयर्स अगो एक पर्सन था जिसका नाम था ब्रट। वो कहाँ का था? ट्रोय का रहने वाला था। उस ब्रट ने ब्रिटेन की डिस्कवरी की थी, लेकिन उस टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। उसका कोई मतलब नामो निशान कुछ पता नहीं था कि क्या कुछ है। उसका जब वो अस्तित्व में आया तो वो 2000 ईयर्स बाद में आया जब एंग्लो सैक्सन्स ने उस पर इन्वेजन किया। ठीक है, तो जो जोफ्री ऑफ मैनमथ का वर्क है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया, यही बाद में चलकर जो शेक्सपियर ने किंग लियर एंड द 3 डॉटर्स लिखी है, इसका ये सोर्स बनता है और किंग अर्थर भी इसी से इंस्पायर लिखा गया है। सेकेंड पॉइंट है वेस ने लिखा है रोमन डे ब्रट। इसने ब्रट के बारे में लिखा है जो आपको बताया जिसने ब्रिटेन की खोज की थी। इसने ये वर्क फ्रेंच या फिर नॉर्मन, दोनों एक ही लैंग्वेज होती है, इसमें लिखा है। और इसकी क्या खासियत है कि ये अलिटरेटिव मिडल इंग्लिश पोएम है। ये आपको लर्न रखना है कि ये अलिटरेटिव मिडल इंग्लिश पोएम है। थर्ड है हमारे पोइट लेमन ने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है ब्रट। इसकी बिगनिंग ब्रट की जो बेसिक लाइफ है उससे शुरू हुई थी और ये ब्रूटस ऑफ ट्रॉय, वही ब्रूटस ऑफ ट्रॉय के बारे में बताता है और ऑल्सो किंग अर्थर के बारे में भी ये हमें एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली ये वाला वर्क इन दोनों से इंस्पायर होके ही लेमन ने लिखा था। तो ये जो तीनों वर्क हैं ये मैटर ऑफ ब्रिटेन के अंदर फॉल करते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन के बारे में हमें बताते हैं। फोर्थ पॉइंट है पर्ल पोइट। जैसे सभी पोइट्स अलग अलग लैंग्वेज में लिखते थे, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में पोएम लिखी है। इन्होंने मेनली 4 पोएम लिखी है। उनमें से जो शुरू की 3 पोएम है वो रिलीजियस है और 4th पोएम है और जो कि अर्थरियन स्टोरी पे है। अर्थरियन स्टोरी क्या होती है ये हम अभी बात करते हैं। वैसे हमें इन पोइट का नाम नहीं पता, पर इन्होंने एक पोइट्री जिसका नाम पर्ल था वो लिखी, तो इस कारण इनका नाम पर्ल पोइट्री पड़ गया। तो फर्स्ट पोइट्री है पर्ल। ये एक मिडीवियल एलिगरी है और एक ड्रीम पोएम है। इसमें क्या होता है कि एक फादर होता है, उसकी डॉटर की डेथ हो जाती है, तो वो रोता रोता गार्डन में होता है, वो रोता रोता गार्डन में वहीं पे सो जाता है। तो उसको एक सपना आता है, उसके सपने में उसकी डॉटर आती है और वो एक बहुत हेवनली प्लेस से होती है। उसने एक हेवनली कोई ड्रेस पहनी होती है और वो क्या करता है, फादर अपनी बेटी के पास जाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है वैसे ही उसका सपना टूट जाता है। बस ये इस पोएम में इतना ही है। फिर सेकंड पोएम है प्योरिटी। प्योरिटी बेसिकली नाम से ही समझ आता है, क्लीनलीनेस के बारे में बताया गया है कि बॉडी को क्लीन रखने के क्या वर्च्यूज हैं और इसमें मैरिज लव के डिलाइट के बारे में भी बताया गया है। थर्ड है पेशेंस। पेशेंस के बारे में कोई स्टोरी हमें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये वलगेट्स बाइबल से ली गई थी। बाइबल लिखी थी वलगेट ने, वो इसका सोर्स है। और फोर्थ है सर गावाकिन एंड ग्रीन नाइट। ये एक अर्थेरियन स्टोरी है। अर्थेरियन स्टोरी क्या होती है, जो किंग अर्थर था उसकी लाइफ और उसके नाइट्स की लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसे कहते हैं अर्थेरियन स्टोरी। ये एक शिवरलिक रोमांस का एग्जाम्पल है। शिवरलिक रोमांस क्या होता है कि जैसे कोई वीर योद्धा है, कोई एक ब्रेव पर्सन है, वो अपनी वीरता को प्रूव करने के लिए क्वेस्ट पर निकलता है और अपनी ब्रेवरी को प्रूव करता है, तो इसे कहते हैं शिवरलिक रोमांस। और मॉडर्न टाइम्स में जे आर आर टोल्किन ने इनको इस
जो पोइट्री है इसको फेमस किया था। अब हम सर गावाकिन एंड ग्रीन नाइट की स्टोरी के बारे में देख लेते हैं। तो क्या होता था कि जो किंग अर्थर था उसका एक राउंड टेबल होता था। उस राउंड टेबल के चारों ओर जो सारे इंपॉर्टेंट नाइट्स होते थे वो सारे वहाँ पे बैठते थे। नाइट्स यानी होता ना, तो वो सब वहाँ पे बैठते थे। उसमें से सर गावाकिन भी एक था। तो एक दिन क्या हुआ, एक ग्रीन नाइट नाम का एक पर्सन वहाँ पर आया और उसने वहाँ पर आके ओपन चैलेंज दिया कि इतने सारे तुम नाइट्स बैठे हो, तुम में से कोई भी आकर आओ, मुझे मतलब मुझे शॉट करो, मेरा हेड काट दो, मेरा सिर अलग कर दो। अगर किसी में हिम्मत है तो तुम आओ, और लेकिन एक शर्त पे कि 1 साल बाद तुम जिसने भी मुझे शॉट किया है वो मुझे ढूंढता ढूंढता आएगा और फिर मैं उससे मारूंगा। ठीक है, इस शर्त पे उसने ओपन चैलेंज दे दिया। तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई उठने की, सिर्फ एक सर गावाकिन ये उठा और उसने उससे उसका गला काट दिया। लेकिन उसके पास मैजिकल पावर्स थी ग्रीन नाइट के पास। उसने वो सिर उठाया और अपना वापस लगा लिया और फिर वो चला गया। जाते जाते बोला कि याद रखना 1 साल बाद तुम्हें आना है। तो ऐसे हुआ कि 1 साल में जब थोड़ा सा कम टाइम रह गया तो ये जो सर गावाकिन है इसने अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए ग्रीन नाइट को वो ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में कुछ टाइम वो लेडी ब्रूटस नाम की एक लेडी के पास कैसल में भी थोड़े टाइम रुका और फिर वो वापस वहाँ से चल पड़ा उसकी खोज करने। वो उसे मिल गया और उसने उसको बोला कि हाँ मैं आ गया हूँ, तो उसने उसका सिर काट दिया। तो इतना ही स्टोरी है। बस ये स्टोरी में ये बताती है कि कैसे एक नाइट को कैसा होना चाहिए कि कोई भी चुनौती सामने से आए तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया चाहे। अब हम बात करते हैं इस एज के पोइट्स की। फर्स्ट पोइट है शैनशन दे जेस्टे। अब हम बात करते हैं इस एज के वर्क्स की। फर्स्ट वर्क है शैनशन दे जेस्टे। ये पोइट्री है। जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं कि ये फ्रेंच वर्ड लग रहा है। तो ये जो पोइट्री है मैटर ऑफ फ्रांस के बारे में है और ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई है। सेकंड है ऑल एंड द नाइट एंगल। ये एक डिबेट पोयम है। इसमें क्या होता है, जो आउल है और जो नाइट एंगल है वो आपस में डिबेट कर रहे होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। दोनों कहते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ या मैं इस चीज़ों में तुमसे, मतलब आपस में एक दूसरे के वर्च्यूज़ और हर चीज़ के बारे में डिबेट कर रहे होते हैं। तो वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाते। तो एक अदर एनिमल है वो वहाँ पर आता है और वो कहता है कि तुम इतने कंफ्यूज हो तो तुम जाके मास्टर निकोलस से एडवाइस ले लो कि तुम दोनों में से कौन बेटर है। तो वो इस चीज़ का सोल्यूशन लेने के लिए मास्टर निकोलस के पास जाते हैं जो कि गिल्डफोर्ड में रहते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रह चुका है कि आउल एंड नाइट एंगल अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसके पास जाते हैं। तो इसका आंसर है मास्टर निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड। थर्ड पोएम है कर्सर मंडी। कर्सर मंडी का मीनिंग है रनर ऑफ वर्ड। ये क्या है, ये एक रिलीजियस पोइट है जो कि यूनिवर्सल हिस्ट्री के बारे में बताती है। ये बाइबल से ली गई है, क्रिश्चियन बाइबल से ये ली गई है और ये बेसिकली जीसस और मैरी के बारे में बताती है। लेकिन इस वर्क में ये फोकस करती है सैल्वेशन के बारे में। सैल्वेशन क्या होता है, मुक्ति। बाइबल में ऐसा कहा गया है कि मुक्ति पाने के 7 रास्ते हैं, इसलिए इस बुक को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इससे बताया गया है कि कैसे आजकल लोग अर्थली लव ढूंढने के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते हैं और लास्ट में उन्हें कुछ नहीं मिलता, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। तो इससे अच्छा वो सैल्वेशन के मार्ग पे चले तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फोर्थ पोएम है एनक्रेने राउले। ये एक प्रोस वर्क है, आप ध्यान रखिएगा। ये तो 3 है, ये तो पोएम्स है और ये फोर्थ एनक्रेने राउले ये प्रोस है। इसमें एनक्रेसिस के बारे में बताया गया है। एनक्रेसिस क्या होती हैं, जो भगवान की डिवोटीज होती हैं। फीमेल स्पेसिफिकली फीमेल की बात की गई है जो भगवान के लिए डिवोशनल होती हैं। ये जो प्रोस वर्क है 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शुरू के कुछ पार्ट्स तो उनकी लाइफ के एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बताते हैं और बाकी के पार्ट्स उनकी इंटरनल लाइफ के बारे में बताते हैं। एक डिवोशनल और एक मतलब टीचिंग वाली पोएम है कि जो हमें सिखाती है कि हाउ टू लिव द लाइफ। ओके, तो आज हमारा चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। कल से हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे विच इज एज ऑफ चौसर। थैंक यू।